देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में पिछले सालों के दौरान बदलती डेमोग्राफी को लेकर राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हुए सभी डेमोग्राफी बदलाव का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है, जिसमें राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत तमाम दस्तावेजों का विवरण शामिल है। सीएम धामी ने बताया कि इन सभी दस्तावेजों पर अब संग जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो पिछले 10 सालों के प्रत्येक रिकॉर्ड की गहराई से जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को यहाँ पर पात्रता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए था वो फिर भी शामिल कर लिया गया है। जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं, ऐसे हर मामले की जांच कर तथ्य को सामने लाया जाए और हर एक एंगल से इस पर तहकीकात हो। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। खबर रुड़की से है। रुड़की के धर्म के नाम पर फैल रहे छल कपट पर ऑपरेशन कालीनेमी की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर गंगा नहर और रेलवे स्टेशन के इलाके से 12 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने सभी को भीड़ जुटाकर भ्रम फैलाने वालों को गश्त और चेकिंग के दौरान पकड़ा है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। बता दें कि यह अभियान एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसी अभियान के जरिए अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2027 के चुनाव से पहले कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे और 2027 में उत्तराखंड से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही कहा कि हरक सिंह रावत लगातार चुनाव जीत रहा है और जिस दिन महेंद्र भट्ट इस तरह चुनाव जीत जाए उस दिन उन्हें बात करनी चाहिए। महेंद्र भाई, एक चीज सुनो, अब तूने तो बड़ी बात करी थी कि मैं वहां बद्रीनाथ जीत जाऊंगा चुनाव, हरियाणा राजे भंडारी से चुनाव। ऐसे हारे खिलाड़ियों की बात मुझसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? जो वो ठीक है, वो दिल्ली वालों ने उनके हैं, हाँ, खुद भी हारा और उसके बाद उपचुनाव भी हार गया। तो ऐसे हारे खिलाड़ियों को, हरक सिंह रावत अब तक तो नहीं हारा ना चुनाव, उत्तराखंड में बाद सब चुनाव जीता ना, 2002 जीता, 7 जीता, 12 जीता, 17 जीता ना, सब जीता। तो हारे, जो हारे वाले लोग अगर हरक सिंह से बोले हाँ जिस दिन मैं हार जाऊंगा, देखो ऐसे मैं ये नहीं करूँ कि भाई मैं कोई अमिट वो हूँ, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब तक उत्तराखंड के लोगों ने मुझे जितवाते रहे ना। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर घमासान तेज हो चुका है। धर्मपुर विधानसभा सीट इस समय पार्टी के लिए सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है, जहां कई दिग्गज नेताओं की नजरें टिकी हुई है। हरीश रावत से लेकर हरक सिंह रावत तक सभी की सक्रियता यहां सियासी संदेश देती दिख रही है। चर्चा के बीच प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जो जीतने की स्थिति में होगा। तो वही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत भी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं और लगातार बूथ स्तर पर पहुंचकर लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं और अब तक हम देख रहे हैं अंदरूनी खाने जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। निवेदन कर रहा हूं मैं अपने पार्टी के, देखिए मेरे को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मेरा कितना ही करीब हो कोई, कितना ही करीब हो, कितनी करीब कोई मेरे हो, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो मैं कम से कम पार्टी, देखो निर्णय तो पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन मैं पार्टी हाईकमान के सामने हर विधानसभा सीट पर, मैंने गोदयाल जी से बात करी है, मैंने प्रीतम भाई से बात करी, मैंने कहा हम
हमारा पहला प्रयास होगा कि कांग्रेस सरकार लड़े। जिन लोगों को वहाँ के कार्यकर्ता कहेंगे उसी को लड़ाएंगे, जो जीत सकता होगा उसी को लड़ाएंगे। अभी लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, यदि कुछ लोग तो अच्छा लगता है। धर्मपुर में प्रयास कर रहे हैं तो ये मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि धर्मपुर में ज़्यादा लोग इच्छुक हैं। जिन लोगों को वहाँ के कार्यकर्ता कहेंगे उसी को लड़ाएंगे, जो जीत सकता हो। बागेश्वर पीएम विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में द्वितीय जनपद स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिताओं का रंगारंग कार्यक्रम पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ है। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी हरिद्वार ने संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल और अति विशिष्ट अतिथि वृक्ष मित्र किशन सिंह ने संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किए हैं। तो वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी है और एक वैज्ञानिक भाषा भी है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत को कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है और उत्तराखंड सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। यहाँ उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी द्वारा बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। संस्कृत हमारी धरोहर है और हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। हमें इसको संजोए रखना होगा और इसको बढ़ावा देना होगा। ये बच्चों ने आज बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं की और मैं बस भी बच्चों को आगे के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकले हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। वास्तव में जो बच्चों ने प्रतियोगिता दिखाई, इसमें हमारी जो संस्कृत और संस्कृत है उसका कोई जोड़ नहीं, एक बेजोड़ है। बिल्कुल गंगा की धार की और लहरों की तरह हर जगह समा जाती है और सबको अपने में समाहित करती है। मैं पुनः जनपद बागेश्वर के आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम है इसके लिए विद्यालय परिवार और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का विशेष आभार धन्यवाद करूँगी। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलते रहे ताकि हम अपनी संस्कृत को सजोए रखें, क्योंकि इसमें इस प्रकार के कई ऐसे श्लोक और मंत्र हैं जिसमें हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में और कई ऐसी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज संभव है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष संस्कृत की 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में आज जनपद स्तरीय 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का समापन मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विशाखा खेतवाल जी के द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन सिंह मरड़ा वृक्ष प्रेमी इसमें उपस्थित थे, जिसमें कुल 37,800 रुपये की पुरस्कार की धनराशि नृत्य, समूहगान, नाटक, आशु भाषण, वाद विवाद और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिताओं में वितरित की गई। मुनस्यारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है, जहां पर कुल 32 पद अभी भी खाली चल रहे हैं, जिनमें फिजिशियन और शल्य चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। वर्तमान में सिर्फ 3 सामान्य चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। अस्पताल भवन की बदहाली साफ झलकती है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। नहीं, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट मुनस्यारी के लिए जो है एक वरदान साबित होगा करके माननीय विधायक जी के द्वारा उनमें निधि दिया गया। अभी ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन नहीं होने से मुनस्यारी के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, यहाँ पर खुशियों की सवारी जो है कई महीनों से बंद पड़ा है और यहाँ पर जो है आपका डॉक्टर नहीं होने से इस क्षेत्र के तमाम लोग खाली यहाँ पर जो है मुनस्यारी जो है रेफर सेंटर बन गया है हॉस्पिटल।
तो वही देहरादून में नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का कूच किया है। नर्सिंग एकता मंच ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार प्रणाली के तहत करवाया जाए। साथ ही हाल ही में जारी भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त करने की भी मांग रखी गई है और भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही IPHS मानकों के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों के कम से कम खाली 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकाली जाए। बता दें कि नर्सिंग एकता मंच की मांगे लंबे समय से लंबित हैं और एक बार फिर से उन्होंने भर्ती नियमों में बदलाव करने की चेतावनी दी है। सर, मेरा नाम नवल पुंडीर है। नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड अध्यक्ष मैं इस समय यहाँ पे मौजूद हूँ और लगातार हमारी साल 1.5 साल से जो हमारी लगातार मांगे हैं शासन प्रशासन से कि किसी तरीके से जो हमारी ये भर्ती है इसको आप जिस तरीके से आपने पहले तरह कंटिन्यू किया है वर्षवार उसी तरीके से आप चलाइए। लेकिन जब एक हफ्ते पहले हमारा जो नोटिस जारी होता है वो एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, जबकि अभी तक इतिहास में हमारे नर्सिंग की भर्ती परीक्षा में कभी भी हमारा इस तरीके से रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जब 2020 में हमारे लोग प्रिपेयर थे एग्ज़ाम के लिए, उस समय हमारे लोगों को ये कह के चुप करा दिया गया कि पहले जो सीनियर हैं उन लोगों का नंबर आएगा। तो आज फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार अब सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्वच्छता व्यवस्थाओं के लिए भी मिसाल बनने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। और इसी दौरान जिलाधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार को स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल जिला बनाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। हरिद्वार और रुड़की के प्रमुख चौराहों और प्रवेश द्वारों का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक बृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज 6ठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम जिला पंचायत सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा के ग्राम मेचोड़ पखुड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेचोड़ा में आवासीय भवन के पीछे रास्ते में लगी दीवार इत्यादि का मरम्मत कार्य किया जा रहा है और इसी दौरान अचानक से भू रिसाव होने के कारण 3 व्यक्तियों के दबने की सूचना भी मिली है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SDRF टीम और फायर सर्विस की टीम अल्मोड़ा और कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ओल मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और खबरों के मुताबिक एक की मौत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर सर्च अभियान को और तेज कर दिया है। फिलहाल घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। ये अल्मोड़ा में डीला पानी के पास में एक सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा था। छोटी सड़क को रिपेयरिंग कर रहे थे, उस दौरान ऊपर से कुछ मलबा 3 मजदूरों के ऊपर आ गया। तीनों मजदूर दब गए थे उसमें। क्योंकि SDR नज़दीकी जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, SDRF और लोकल जो थाना पुलिस है तत्काल वहां पर पहुंची। तीनों मजदूरों को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन निकालने के दौरान 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उनको बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक मजदूर की वहीं पर मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जिसका आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में पुलिस टीम को अवैध तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने थाना अध्यक्ष दनिया के नेतृत्व में थाना गेट पर बैरियर लगाकर आने वाले वाहनों की चेकिंग की है और इसी दौरान एक पिकअप वाहन को चेक करते समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां अवैध लीसा से भरे हुए भारी मात्रा में कंस्तर बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत पिकअप चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पिकअप को सीज भी कर दिया गया। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर जारी है। बताते चले कि SSP देवेंद्र पीचा ने जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों, SOG प्रभारी को वन संपदा, खनिज पदार्थ आदि की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान में लगभग एक गाड़ी से 120 टिन के आसपास ये लीसा बरामद किया है। ये जो लेके आ रहे थे, जहां से ला रहे, इसके बारे में भी और जानकारी कर रहे हैं कि किस तरह से ये लेके जा रहे हैं और संबंधित वन विभाग को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है।
खबर सितारगंज से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश के चलते पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के स्टेट बॉर्डर सितारगंज में चेकिंग अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया गया। इसी दौरान बड़ी मात्रा में बॉर्डर से निकलने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। चेकिंग कार्रवाई के दौरान जो है कई गाड़ियों के खिलाफ सीज और चालान की कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। स्टेट बॉर्डर है, वहाँ चेकिंग हो रही है। हमारे माननीय डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के आदेश अनुसार हो रही है और ये सरप्राइज चेकिंग है और उसमें समस्त तरह के वाहन, संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति, मादक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, अवैध असला, हर किसी तरह की भी जो संदिग्ध वस्तु हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, उसकी सघन चेकिंग, बारीकी से चेकिंग हो रही है और 1.5 घंटे का इसका समय है। उसी के तहत हम लोग ये सारी चेकिंग कर रहे हैं। खबर विकासनगर से है। विकासनगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 और 5 में बिना सीवर लाइन डाले सड़क निर्माण शुरू किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला है, जहां लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी भी की है। जानकारी मिली कि उनकी गलियों में अब सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि बिना सीवर लाइन का कार्य पूरा किए सड़क बनाना समझ से परे है। अगर सभी सड़क बना दी गई तो भविष्य में सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को फिर से तोड़ना पड़ेगा, जिससे समय, पैसा और संसाधनों की बर्बादी होगी। बता दें कि आक्रोशित स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है और साथ ही लोगों ने स्पष्ट मांग की है कि जब तक सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सड़क निर्माण कार्य पर रोक जारी रहे। लोगों ने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो विरोध और उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में भी हमारे द्वारा ईएमएस कंपनी को बताया गया था और इसमें हमने ज्ञापन भी दिया था कि वार्ड नंबर का 150 मीटर का जो हिस्सा है उसमें सीवरेज डलनी थी, मगर ईएमएस कंपनी द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आज ये बाईपास बनने जा रहा है। और जब हमने इस चीज के लिए आवाज उठाई तो हमें ठेकेदार द्वारा ये बोला गया कि बनने के बाद दोबारा उखाड़ के जब सीवरेज डाल देंगे फिर इसे बना देंगे। तो हमारा विरोध इसी वजह से है कि पहले यहाँ सीवरेज डाले, क्योंकि हम सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहते। हमारे पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, सब कुछ लाइन है, लेकिन सीवरेज लाइन सिर्फ पहाड़ी गली से यहाँ तक मंडी चौक से पीछे है। वो जो शिमला बाईपास जो रोड, ये हमारा जो कैनाल रोड बन रहा है, इस पे बाईपास तो बन रहा है, लेकिन जो वार्ड नंबर 4 का जो माठे जी की गली है वहां से नीचे सीवर लाइन का कार्य नहीं हो पा रहा है। पता नहीं करे यहाँ का कुछ डाउन है, कुछ है। अब जब ये जिसने भी पास किया पूरे वार्ड नंबर 11 का जो सर्वे किया गया, लेकिन वार्ड नंबर 4 और 5 में इसको कैंसिल कर दिया गया है। उत्तराखंड के चर्चित नामनगर मास प्राखंड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर एसआईटी की जांच और कोर्ट की सख्त निगरानी के बाद आखिरकार मामले के मुख्य आरोपी मदन मोहन जोशी ने 25 नवंबर को पुलिस के सामने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई की प्रदेश भर में सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए प्रशंसा भी की है। एक पिकअप जो कि रेफ्रिजरेटेड थी, वो पशु मांस लेके ट्रैवल कर रही थी बरेली से लेके रामनगर तक। इसमें अभियुक्त द्वारा अफवाह फैलाई गई कि इस पिकअप के अंदर जो है वो गाय का मांस है। गाय के मांस के बाद इन्होंने अपने लाइव सोशल मीडिया पेज पर के माध्यम से लोगों में भ्रामक सूचनाएं फैलाई, जिससे जो जनता है, बच्चे हैं, वो आक्रोशित हुए और उनके द्वारा जो ड्राइवर है उसकी भी काफ़ी पिटाई की गई और मतलब लगभग जान से मारने की तक उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद जो है रामनगर थाने ने 109 के अंदर 307 आईपीसी 109 बीएनएस के अंदर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार ही जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा था, काफ़ी दबिशों के बाद भी जो है वो फरार चल रहा था। अभियुक्त द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी याचिकाएं दायर की, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल भी थी और काफ़ी रिट पिटीशंस भी थी।
देहरादून में आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी ने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों की सरल और सहज भाषा में लिखी गई व्याख्या का विमोचन किया है। आपको बता दें कि आधुनिक और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस पुस्तक में गीता के संदेशों को सरल शब्दों में समझाया गया ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने आचार्य को शुभकामनाएं भी दी हैं और इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक भी बताया। वही विमोचन कार्यक्रम में टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णगिरी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सेना का धर्मगुरु रहा। सेना को मोटिवेशन करने के लिए गीता से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि गीता का जन्म युद्ध भूमि से ही हुआ है। अर्जुन जो युद्ध से पलायन हो गए थे, गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर से युद्ध में प्रोत्साहित करके युद्ध लड़ाया। इसलिए सेना का धर्मगुरु होने के कारण हर एक व्यक्ति संसार का अर्जुन है और गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। एक बहुत सुंदर सरल स्वरचित सरल हिंदी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता जो 18 अध्याय हैं, अलग अलग युगों के बहुत सरलता से उसका व्याख्या किया, बहुत सरल भाव में उसको लिखा गया है, जो आज की पीढ़ी जो व्याकरण नहीं पढ़ पाते उनके लिए बहुत सरल और सुंदर है, जिसको पढ़ के सभी को भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी आनंद के पल पर श्री आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी जी को, आचार्य सुभाष जी और मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माँ सरस्वती ऐसे ही इनको कंठ में विराजमान हो और समाज के लिए ऐसे ही एक सुंदर सरल और सौम्य तरीके का विमोचन होता रहे। खबर लक्सर से है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद से उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दरअसल दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और पिछले 3 दिनों में लगातार अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान को तेज किया गया। 4000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई है। बाहरी वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और आज लक्सर और खानपुर पुलिस ने 100 से अधिक बाहरी वाहनों को रोककर उसकी चेकिंग की। तो वही सीओ नताशा सिंह ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को तेज किया गया है और बाहरी गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोगों से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारा स्टेट है वो हाई अलर्ट पे है और साथ ही साथ सभी जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें कि सर्कल लक्सर में भी हम निरंतर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो बॉर्डर से आने वाले वाहन हैं, दूसरे जो स्टेट से आने वाले लोग हैं, उनकी सभी की काफी सख्ताई से और कड़ाई से चेकिंग हो रही है, जिसमें संदिग्ध वाहनों की एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निरंतर चेकिंग हो रही है और रात को भी लगातार दोनों जगह पे पिकेट लगाई जा रही है, जिसमें लोगों की चेकिंग की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।